वेलकम टू किमवीडिया। आज का इंटरव्यू पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्ट रखते हैं, सीएसएस हो या पीएमएस। आज हमने बुलाया है डॉक्टर मंसूर को। आपने सीएसएस 22 क्वालिफाई की थी, तो उनके साथ डिस्कशन करेंगे सीएसएस पीएमएस एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में और उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं हसनैन साहब, ठीक हैं? जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीमोवीडिया विद हसनैन। अच्छा सर, क्वेश्चंस का आगाज़ इस बात से करेंगे कि माशाल्लाह आप डीवीएम में तो थे, तो सीएसएस की तरफ आइडिया कैसे आया और कहाँ से शुरुआत की आपने? सर, मैं डीवीएम में था जैसे आपने बताया। जी सर। हमारी बैच थी टू टू के के फिफ्टीन फिफ्टीन। बैच, जी सर। और हमने ज्वाइन किया था 2016 में। हम्म। 2016 से लेकर आई थिंक दिसंबर 2020 और इनिशियल डेज ऑफ जनवरी 21 में हमारी ग्रेजुएशन हुई थी। आफ्टर दैट कोविड, ऑल थैंक्स टू कोविड, कि कोविड ने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी कि मींस कोविड में आप घर पर ही बैठे थे। जी सो सर। वहाँ पर एक ख्याल आया कि यार व्हाट इज सीएसएस, लेट्स डू इट। तो बस ये फ़ायदा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले ही कर रहे थे, हम्म। एंड कुछ क्रेडिट उनको भी जाता है और थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी जाता है, और थोड़ा सा क्रेडिट उन सब मेंटर्स को जाता है जिन्होंने मेरी हेल्प की इस पूरी जर्नी में। हम्म। So it's collected collection of all these mentors, friends, support, and everything, and circumstances as well. समझा। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आप सीनियर से तो डेफिनेटली जूनियर्स जानते तो हैं भाई, ये पढ़ के गए हैं हमारी फैकल्टी से। तो जब मैंने सीनियर्स से पूछा आपके बारे में, तो जैसे सीएसएस के बारे में एक बनाया जाता है ना मिथ के बहुत ज़्यादा होशियार होना चाहिए। तो मैंने जब आपके बारे में बहुत सारे लोगों से पूछा, तो वो बोलते थे कि हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट था। बट ए सच, जैसे बोलते हैं ना पोजीशन होल्डर, पूरा दिन पढ़ने वाला, वैसे मंसूर साहब नहीं थे। जस्ट एवरेज स्टूडेंट जैसे होते हैं उस हिसाब से। क्या ये बात सही थी और उसके बावजूद भी आपने सीएसएस कर ली, ये बात? सर, एवरेज भी अगर उन्होंने कहा है तो आई वुड से कि उन्होंने थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखी है। आई वुड से आई वॉज अ बेलो एवरेज स्टूडेंट, एंड स्टिल आई एम अ बेलो एवरेज स्टूडेंट। बस बात ये है सीएसएस करने का जो मुझे रूल पता चला है, वो सिंपल ये कि आप एरर फ्री, आपको लिखना आता हो, और आपके पास ये गाइडेंस हो कि सीएसएस में पेपर कैसे लिखना है, फिर पढ़ना कैसे है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। मोस्टली हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जिसने सीएसएस की है, ही इज कंसिडर्ड अ स्कॉलर, जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, हम्म। बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, या बुक वॉर्म होगा इन अदर लैंग्वेज। दिस इस एग्जाम की ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर। इस एग्जाम में एक आपके पास डिफाइंड सिलेबस है, उस डिफाइंड सिलेबस को आप स्टडी करें, उसके लिए टाइम लिमिट बनाएं, उसके बाद चीज़ें करते जाएं। ये है कि ये थोड़ी सी जर्नी 7 8 माह या 9 माह की है, बट इट नीड्स कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी से 8 9 माह कोई भी चीज़ करेंगे, देन आप मेरे ख्याल से फेल नहीं होंगे अगर मैं पास हो सकता हूँ तो। अच्छा, वैसे जो परसेप्शन बनाई जाती है कि ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ये इतना सच नहीं है। जस्ट गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो हो सकता है। जी सर, गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड आप अपनी पूरी एफर्ट दें। जो अच्छा। आपके हाथ में चीज़ें हैं, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ठीक से मतलब कि करें। बाकी सर वो भी कहते हैं ना कि लक और दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, वो बात की बात है, लेकिन आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो हम्म। आप मतलब कि कम्प्लीटली अपना 100% दें। अच्छा सर, वैसे जिस टाइम आपने पेपर्स वगैरह दिए, आई थिंक 9 मंथ तो लग गए होंगे तैयारी वगैरह करने में। फिर तो जब आप वहाँ पे गए लाहौर तैयारी करने, तो जैसे आपका बैकग्राउंड तो सोशल साइंसेस का नहीं था, और आप सब्जेक्ट्स जो होते हैं सीएसएस में करंट अफेयर वगैरह, इंग्लिश और सोशल साइंसेस के भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो
कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए और जल्दी रिकवर कैसे कर लिया उस तरह? सर ये जो आप मतलब कि कॉन्सेप्ट है कि सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन जब आप सीएसएस की रिजल्ट देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि सोशल साइंसेस वाले इतने ज़्यादा हैं। बल्कि आपके डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर से ज़्यादा भी इंजीनियर्स हैं। जी। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका वैलिड नहीं है कि देयर शुड बी योर बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंसेस। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सर उसको जो तैयारी होगी उसमें, क्योंकि आपकी फील्ड तो अलग थी ना, वेटनरी में जब आप पढ़ रहे थे तो टॉपिक्स आपके अलग होंगे ना, कोई जैसे इश्यूज जो चल रहे हैं कंट्री में उसका भी पहले तो कोई आइडिया नहीं होगा, तो इतना जल्दी। एंड जी सर, आई वाज कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। यस सर। तो जो आपने कहा कि हाउ यू फेस्ड ऑल दीज थिंग्स, सर द बेसिक थिंग इज कि आपकी इंग्लिश आप अपनी इम्प्रूव करें। हम्म। और इंग्लिश, बिकॉज विदाउट इंग्लिश आप कुछ लिख ही नहीं सकते। एरर फ्री राइटिंग का मतलब ये है कि उसमें ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, आप बात जो करना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी हो, एंड अगले को आप अपनी चीज़ कम्युनिकेट कर पाएं और विदाउट एरर्स। और वो तभी कम्युनिकेट होगी जब आपकी एरर फ्री इंग्लिश होगी। तो सबसे बेसिक तो यही चीज़ थी कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी। लकीली, लकीली मेरी इंग्लिश कुछ बेहतर थी। मुझे ग्रामर कुछ आती थी, मुझे जस्ट रिवाइज करना पड़ा था, तो दैट वाज हेल्पफुल। आफ्टर दैट आई ज्वाइंड वर्ल्ड टाइम्स का एक सेशन था। इट स्टार्टेड इन अगस्त एंड एंडेड इन फरवरी 2022। उसके बाद कुछ टाइम और मिल गया था क्योंकि एमपीटी इंट्रोड्यूस हुई थी। सो पेपर मई में कंडक्ट हुए थे और वो पेपर दिए थे। अच्छा सर, मैंने पेपर्स भी लाहौर में दिए थे क्योंकि मैं वहीं उस टाइम था, तो मैंने पेपर्स भी लाहौर में दिए थे। कुछ ये भी आपकी स्पेकुलेशंस होंगी कि पेपर सिंध में देने चाहिए या इस टेस्ट सेंटर में देने चाहिए या इस टेस्ट सेंटर में देने चाहिए। सो अगेन कि ये मिथ्स और स्पेकुलेशंस में ना जाएं, आप जस्ट अपनी अच्छी तैयारी करें नहीं, और फर्स्ट। अच्छी तैयारी के साथ आप अच्छी प्रैक्टिस करें। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि आपका बैकग्राउंड को, यहाँ आप बड़ी यूनिवर्सिटी तो नहीं पढ़े थे, यहाँ पे ही थे सिंध में, और आपको पता है सिंध के स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटीज़ का लेवल इतना भी नहीं है। तो जब आप वहाँ पे गए, आपने बोला कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल्स मैटर करती है। तो ओवरऑल जो सीएसएस की प्रिपरेशन थी उसमें इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस कैसे करते थे, और ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश एसे एंड प्रेसी में फेल होते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका था आपका? सर जो मेरी प्रैक्टिस जहाँ तक है इंग्लिश पर्सी एंड कंपोजिशन एंड ऐसे पेपर्स की, ये दो पेपर्स, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स, आई कंसिडर दैम। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हीं दो पेपर्स की वजह से फेल या पास होते हैं। एंड ये मैंने देखा भी है पर्सनल, अपने जो दोस्तों हैं उनके एक्सपीरियंस से भी देखा है। तो इंग्लिश में, अब इंग्लिश ऐसे इंग्लिश पर्सी एंड कंपोजिशन, उसका पेपर तो वेल डिफाइंड है कि आपके इस ये पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को आप इजीली कवर करते जाएं। फिर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं। आप पहले वो सब्जेक्ट उठाते हैं, एक दो माह उससे देते हैं, इस तरीके से करते हैं। ये जो भी आपकी कोई भी टेक्निक हो, देयर इज नो सिंगल रूल टू दिस। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आप जो है वो ऐसे की बात हुई, हम्म। तो सर ऐसे में मेन चीज होती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप एक आउटलाइन बनाएं, उसका इंट्रो लिखें, सारा ऐसे ना भी लिखें। आउटलाइन बना ली आपने, इंट्रो लिखा और उसका कॉन्क्लूजन लिखा। ये आप वीक में दो तीन बार अगर ये एक्सरसाइज करते हैं, एंड जब आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं तब आप कंप्लीट एसेस की तरफ जाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ये एवेल्यूएट भी करवा रहे हैं और अपनी मिस्टेक्स ठीक भी कर रहे हैं और ये आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस है फॉर 7 to 8 months, तो आई डोंट थिंक योर एसे वुड बी फेल। सो इन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट दे मैटर अ लॉट आपकी प्रिपरेशन में। और इन्हीं से मतलब कि आप इन दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अच्छा, वैसे सर जैसे रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ मेंटोर्स बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने चाहिए, सीएसएस के करते ही वो हैं। कुछ बोलते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहिए, कि आप आपके यहाँ से रिसोर्सेज क्या होने चाहिए जब सीएसएस की प्रिपरेशन करें? सर देयर कैन बी वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज। आपका इंटरनेट एक रिसोर्स है,
आपके बुक्स एक रिसोर्स हैं, न्यूज़पेपर हो गया। आप आपका न्यूज़पेपर एक रिसोर्स है, आपके रिसर्च आर्टिकल्स एक रिसोर्स है, आपके काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो एक रिसोर्स बन गई हैं। अब बात ये है कि सर आपके पास एक सिलेबस पड़ा हुआ है, हम्म। उस सिलेबस में आप डेली बेसिस पर 2-3 टॉपिक्स जो है ना किसी भी सब्जेक्ट के वो करते जाएं। फिर वो आप कहीं से भी कर रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि यार ये कहाँ से आपने लिया है। एट द एंड आपके पास रेफरेंसेस मिल जाएंगे, आप जो भी बात कर रहे हैं वो उसमें रेफरेंसेस ऐड करें, नो डाउट। लेकिन वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, देयर इज अ नो कांस्टेंट रूल कि यार इसी बुक से मिलेंगे या इसी सोर्स से मिलेंगे या इसी मेंटर के पास मिलेंगे। आजकल तो यार चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, इन द सेंस के आपके पास पीडीएफ की फाइल आ जाती हैं, रेडीमेड चीज़ें आपको बनकर मिल जाती हैं, और आपको इतनी एफर्ट नहीं देनी पड़ती जैसे लोग पहले करते थे, क्योंकि वो बुक्स वगैरह उठाते थे, फिर उनसे मटेरियल निकालते थे, नोट्स बनाते थे। दैट वाज क्वाइट लेंदी प्रोसेस। लेकिन ये कि यार एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप बुक की तरफ जा रहे हैं, पूरा बुक जो है ना वो कभी भी मत पढ़ें इस जर्नी में। जो चीज़ इस जर्नी में रिक्वायर्ड ना है आप सिलेबस के। सिलेबस ओरिएंटेड रहें, सिलेबस ओरिएंटेड एंड पास पेपर्स ओरिएंटेड रहेंगे, देन योर लाइफ विल बिकम इजियर सर। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट का बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि जो एलोकेशन होती है ज़्यादातर ऑप्शनल पे ही डिपेंड करती है, मार्क्स ज़्यादा वहाँ से मिलती है। तो जब कोई ऑप्शनल सेलेक्ट करे तो उसके लिए क्या तरीका होगा और आपके ऑप्शनल्स क्या दें? सर पहले मैं अपने ऑप्शनल्स बताता हूँ। मेरे ऑप्शनल्स थे पॉलिटिकल साइंस विच इज़ ऑफ 200 मार्क्स, यस सर। क्रिमिनोलॉजी 100 मार्क्स, जेंडर स्टडीज 100 मार्क्स, यूएस हिस्ट्री 100 मार्क्स, एंड सिंधी इट्स आल्सो 100 मार्क्स। ये टोटल 5 सब्जेक्ट थे, एक 200 का, और जो चार थे वो 100 मार्क्स के। एंड रिगार्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ बैकग्राउंड। अगर आपका इनमें बैकग्राउंड है, अब मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इन चीज़ों में। एंड फिर उसके बाद सेकंड चीज़ आती है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आपका होगा तो ही वो आपको सब्जेक्ट, मतलब आप करेंगे भी सही, और फिर आप उससे ढूंढेंगे भी सही और पढ़ेंगे भी सही। थर्ड थिंग, आपके पास रिसोर्सेज, जैसे आपने बात की कि आइदर उसके यूट्यूब पर या कहीं और या किसी एकेडमी के किसी लिंक के जरिए आपको लेक्चर्स मिल जाएं, बिकॉज वी आर ट्रेंड इन दिस वे। जिसका मतलब है कि हम इस तरीके से ट्रेंड हैं कि बचपन से हमें ये बताया जाता है कि टीचर पढ़ाएगा। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले हमें टीचर से ही पढ़ना पड़ता है, फिर वो आप किसी भी सोर्स से पढ़ें, सही यानी बात। कि यूट्यूब से या जूम से या किसी भी जगह से। वंस वो फेज खत्म होता है उसके बाद आप आते हैं सेल्फ खुद स्टडी। की रीडिंग की तरफ। या ये भी कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली भी आप लेक्चर्स अटेंड करके उनके नोट्स वगैरह बनाते जाते हैं, जैसे मैंने किया था। सो इससे ये होता है कि आपका टाइम जो है वो बच भी जाता है। सो अगर इस तरीके से आप उठाएंगे ऑप्शनल्स और उन पर अच्छी अपनी एफर्ट देंगे, देन दे विल गेट यू गुड मार्क्स। अच्छा। सर जैसे जब आप लाहौर गए यहाँ से प्रिपरेशन करने, वैसे सीएसएस को टफ एग्जाम समझा जाता है पाकिस्तान का, तो आपने क्वालिफाई भी कर लिया। उस टाइम कौन कौन से चैलेंजेस आपने वहाँ पे फेस किए जो आपको अभी तक याद हैं, और जब रिजल्ट आई थी तो उस टाइम क्या फीलिंग थी? सर एज सच क्या चैलेंजेस हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप इतनी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। बस आपका जो मेन होता है ना सफरिंग, हम्म। इट स्टार्ट्स इन द हेड एंड इट एंड्स इन द हेड। आपका जो माइंड है ना, आप सिर्फ माइंड में ही ज़्यादा सफ़र करते हो। बाकी रियलिटी में आजकल आपके पास इतने एवेन्यूज मौजूद हैं भाई, हर जगह पर हर चीज़ मौजूद है। हाँ, बाकी ये है कि वो जैसे आप घर में और आपका ख्याल अम्मी जैसे रखती हैं या आपकी वाइफ रखती हैं, शायद वो लाहौर में आपका ख्याल ना रखा जाए उस सही तरीके बात से। है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपको चीज़ें अपनी मैनेज करनी होती हैं, अपना टाइम स्केड्यूल मैनेज करना होता है। अगर आप एक सही तरीके से चलते हैं, बिकॉज आप जब सीएसएस की जर्नी में आते हैं ग्रेजुएशन के बाद, यू आर 22, 21 और 23 ईयर्स, you have spent your 20 or 21 years of life, and I think everyone has learned a lot कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे मैनेज करनी होती हैं,
सरवाइव कैसे किया जाता है, दूसरा वहाँ पर जो आप नई जगह पर आए हैं तो वहाँ पर एडेप्टेबल कैसे होना है। हम्म। दीज थिंग्स आप 21-22 साल तक सीख जाते हो। तो अच्छा, बाकी जो रही बात कि रिजल्ट आया था, सर ये था कि रिजल्ट बार बार डिले हो रहा था। अच्छा। तो अब एक कोई डेट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे हम। तो आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं उठा तो हमारा फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, वहाँ पर एक दोस्त ने रिजल्ट शेयर की थी और उसने मेरा जो है वो बताया था कि आप पास हो गए हैं। देन आई अगेन कंफर्म्ड हिम कि नाम तो आ गया है, आप एक बार जो है मेरा रोल नंबर भी चेक कर दें ताकि ये कंफर्म हो जाए। फिर उन्होंने चेक किया, देन आई चेक माई सेल्फ एंड नो डाउट आप एक चीज़ के लिए 8 से या 9 या साल या 2 साल आप एक चीज़ के लिए एफर्ट डालते हो, फिर उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इससे खुशी की बात और कोई नहीं होती। आई वॉज वेरी हैप्पी सर। सही बात है सर। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे स्टार्ट तो कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, पर कंसिस्टेंसी रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। कंसिस्टेंसी कैसे रखी जाए, उसका आप क्या तरीका था आप पर्सनली? सर उसका सिंपल मेथड है कि अपने जो गोल्स है ना वो हम्म। अचीवेबल बनाए। यानी कि आपने कहा है, अगर टाइम टेबल में लिखा है कि यार मुझे कल ये 2 या 3 टॉपिक्स करने हैं, तो इट हम्म। सीम्स अचीवेबल। लेकिन आप अगर गोल बनाते हैं कि यार मुझे हाफ सिलेबस करना है, तो वो अचीवेबल भी नहीं है और उससे आप डिसअपॉइंट भी होंगे। फर्स्ट थिंग, अचीवेबल गोल्स। सेकेंड थिंग, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको उस दिन में भी आपकी बहुत ज़्यादा प्लान्ड एक्टिविटीज़ हों, काफ़ी चीज़ें आपको करनी हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि पहले कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप CSS में की जर्नी में हैं तो आप यही डिटरमाइन कर चुके हैं दैट CSS एग्जाम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज इट इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ योर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप चीज़ें करें। तीसरी चीज़, आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। आप ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक को आधा घंटा देना था, अगर 45 मिनट्स दे दिए नो इशू, 1 आवर दिया है नो इशू। लेकिन अगर उसे आप लिंगर करते जा रहे हैं 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, या पूरा पूरा दिन एक टॉपिक को दे देते हैं, जैसे आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको जितना एग्जाम में आता है, पास पेपर में देखें कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आया है, आप बस उतना ही करें। दैट्स ऑल दैट इज नीडेड। जो नीडेड है वो चीज़ें करें, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और चौथी जो पॉइंट ये हो सकती है कि आप जो हैं वो रिलेवेंट रहें। कि रिलेवेंसी रिलेवेंसी ये होती है कि उसमें जो कवर्ड एरियाज हैं या उसके जो सब पार्ट्स हैं, कोई भी टॉपिक होता है उसके सब पार्ट्स भी होते हैं, तो उन सब पार्ट्स को ही एक्सप्लेन करें। अगर उसका एक्सप्लेन यानी कि पार्ट है तो पार्ट जितना ही करें। ये है कि टॉपिक बन मतलब कि उसे समझ कर एक्सप्लेन या सॉल्व करने की ना कोशिश करें। पार्ट है, इट्स अ पार्ट, जिसकी 2 मार्क्स होंगी या 3 मार्क्स होंगी या 4 मार्क्स होंगी, उतना ही पार्ट है। और एक और भी आप चीज कर सकते हैं, वो ये कि आप ये देखें कि आपके मेन एरियाज कौन से हैं किसी भी सब्जेक्ट में। वो आपको कैसे पता चलेगा? पास पेपर से। आप 2016 से लेकर 2024 तक जब एक एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कैसी हैं। यानी कि मेनली सवाल किस डायमेंशन से लाजमी आता है, वो चीज सबसे पहले। जिसमें से सवाल कभी कभी आए हैं, यानी कि एक 2016 में आया तो 20 में आया, या एक 21 में आया या 24 में आया, मतलब गैप्स हैं उस सब उस टॉपिक में से। तो उससे थोड़ा सा फिर आप उस हिसाब से करें। और तीसरा, जिस पर सवाल या मतलब कि एक्सपेक्टेड हो लेकिन आया ना हो, लेकिन आपको लगता है कि करंट इश्यूज में या दूसरी जगहों पर वो आजकल सर्कुलेट कर रहा है टॉपिक, तो इस तरीके से करें। तो आई थिंक थिंग्स वुड बी मच इजियर सर। अच्छा, वैसे लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, मैं आपका बहुत सारा टाइम ले लिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करने चाहते हैं, क्योंकि आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे CSS ऑफिसर्स आपके साथ होते हैं, तो जो फ्यू जो आप सब में से ऑब्जर्व किए हैं कि ये क्वालिटीज़ हैं जो CSS क्वालिफाई कर लेते हैं, कौन सी फ्यू टिप्स होंगी आपकी? और बहुत सारे जो वेटनरी के स्टूडेंट है वो भी आपको देखते रहते हैं,
तो लास्ट में उनके लिए मैसेज क्या होगा? आपके यूनिवर्सिटी वाले दोस्त हैं या आपको देखते हैं जूनियर्स वगैरह, उनके लिए? सर जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि हम अभी सिर्फ ऐसे सर्किल में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सीएसपीस हैं। सर अगेन मैं ये कहूँगा कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, हर किसी के सरकमस्टेंस डिफरेंट हैं, हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। हर किसी की अलग अलग जर्नी है। देयर इज नो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स और क्वालिटीज विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन। इट इज दैट सिंपल कि यार एक चीजें दी गई हैं, उनको टाइमली करते जाएं, लिंगर मत करें चीजों को। जो आपसे कहा गया है उसे करते जाएं, जो पूछा गया है वो करते जाएं, टाइमली चीजों को करते जाएं। रियलिस्टिक गोल्स बनाएं, जैसे आपने कहा, मैंने आपको पहले भी कहा कि अचीवेबल गोल्स बनाएं, फिर उनको अचीव करें। बाकी वेटनेरियंस, ये है कि वेटनेरियंस इज अ सच अ ग्रेट प्रोफेशन। वो किसी चीज से कम नहीं है। अगर आप वेटनेरियन बन रहे हैं, अच्छे वेटनेरियन बने। अगर आप जैसे मैं सीएसपी बना हूं तो अच्छे सीएसपी बने। या आप किसी भी जगह पर हैं, कहीं पर भी हैं, तो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, इनसे सारी चीजें करें। और मुझे बहुत याद आती है अभी भी यूनिवर्सिटी यार, बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है हमारी। एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम हॉस्टल गेट टू एचपीएल लॉन, ये जो एक सफ़र है जो हम दोस्त अक्सर शाम को या रात को करते थे आफ्टर डिनर। और उसके अलावा फ्रॉम हॉस्टल टू फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेज, वहाँ के सारे स्टूडेंट्स, वहाँ के सारे असातिज़ा जो हमारे वहाँ पर थे, जिन्होंने हमें गाइड किया, जिन्होंने, क्योंकि आपके टीचर्स ना आपको सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि आपकी तरबियत भी करते हैं। सही बात है। तो उन्होंने बहुत एक रोल प्ले किया हमें अच्छा स्टूडेंट बनाने में, जिस वजह से हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं। तो ये कि यार जस्ट वर्क हार्ड, ड्रीम्स देखें, ड्रीम्स डू कम ट्रू। और ड्रीम्स सिर्फ देखना नहीं है, उनके मेहनत करनी पीछे भी है। भागना है। यस सर। पीछे भागना है, फिर उसके लिए मेहनत करनी है, नींदें खराब करनी है, जो भी करना है वो सारी चीजें करें। एंड लास्ट थिंग यार, टेक्नोलॉजी का ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बिकॉज पहले जमाने में जो बातें कही जाती थी कि सर एक्सेसिबिलिटी का इशू है, यानी कि हम, आप चचे किसी से पूछेंगे ना गांव में, तो वो कहता था यार मेरे गांव में स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। जस्ट ओपन योर मोबाइल और लैपटॉप, अब आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे मोबाइल पे पढ़े हैं। यू हैव एक्सेस। अगर आप फेसबुक चला सकते हैं, अगर आप टिकटॉक चला सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम चला सकते हैं, तो आप सीएसएस के लिए भी हर चीज एक्सेस कर सकते हैं। यस सर। तो अब बहानों के पीछे मत भागें 21st सेंचुरी में, विच इज अ डिजिटल एज। हम्म। तो यूज इट प्रॉपरली, एंड प्रॉपरली अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज करें। दैट्स माय मैसेज सर। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू हसनैन साहब, थैंक यू।